नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता, क्राइम अप टू डेट से। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है। जैसा कि हमने अपने टाइटल के अंदर दिया है कि भारत का एक इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री जिसने यूपी के एक थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वहाँ के दरोगा को रिश्वत दी, तब उनकी रिपोर्ट लिखी गई। वो प्रधानमंत्री कौन थे, मैं आपको आने वाले अभी फिल्म के अंत में बताऊंगा, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। उससे पहले आज मैं बताऊंगा आपको कि हमारी जो क्राइम अप टू डेट की टीम है वो आज आरपीजी लोकेशन पे है। और आरपीजी लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जो एवरेज बजट में है। एवरेज बजट में यहाँ का मतलब है कि बड़े रीजनेबल पैसे में ये लोकेशन पूरे दिन के लिए 8-10 हज़ार रुपये में, 12 हज़ार रुपये में पूरे दिन के लिए मिल जाती है। शायद ये 1,000 रुपये घंटा लेते हैं और मैं इस लोकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज उसी के सेटअप में मैं बैठा हुआ हूँ। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक घटना के बारे में और बताऊँगा। बड़ी दुखद घटना है कि अभी हर साल ये जो सीज़न है ये पतंगबाजी का सीज़न होता है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, पतंगबाजी के अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है, जो मांझा जिसे बोलते हैं, मांझा जो इस्तेमाल होता है वो चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है, हज़ारों पक्षी घायल होकर मर जाते हैं, क्योंकि वो धागा टूटता नहीं है, वो काटता चला जाता है। वो इतना धागा शार्प होता है कि उसकी चपेट में जो आ गया वो आदमी घायल होता है या मर जाता है। ऐसी घटना सोमवार की है, जहां रौनी सेक्टर 1 अवंतिका के रहने वाले डिप्टी डायरेक्टर, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर राम कुमार जी हैं। उनको अपने परिवार के साथ रहते हैं वहाँ पर। उनका एक इकलौता बेटा है सुमित रंगा, और जिसकी अभी 2 साल पहले रश्मि के साथ शादी हुई है। अभी 2 साल विवाह को हुए हैं, बच्चा कोई नहीं है उनके। और उनका एक छोटा सा काम है अपने हार्डवेयर का, जो कि बुराड़ी के अंदर एक संपन्न परिवार, एक अच्छे घर का परिवार वहाँ अपने अवंतिका में रहता है। और उस चाइनीज़ मांझे ने आज उस परिवार के इकलौते चिराग की जान ली। हुआ ये कि शाम को अपनी दुकान को शट ऑफ करके, दुकान को बढ़ा करके, बंद करके सुमित रंगा अपने घर अवंतिका जा रहे थे। मुकरवा चौक से निकल के वो बिप्स की तरफ जा रहे थे, जो कि एक मैनेजमेंट कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, उसके आगे से निकल रहे थे। तो सुमित रंगा के गले में एक चाइनीज़ मांझा जो है उनके गले में अटक गया। चूँकि वो अपनी बुलेट पर सवार थे, मोटरसाइकिल की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और वो मांझे ने उनके गले को इतना लहूलुहान कर दिया कि वो वहीं पर ही जो है उनकी सारी गले की नसें कट गई। कुछ राहगीर, 2 राहगीरों ने उनको उठाया वहाँ से और सरोज हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। और एक चाइनीज़ मांझे ने एक हंसते खेलते परिवार के इकलौते कमाने वाले बेटे की जान ले ली। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। कपिल नौनियाल। कपिल जी, ये जो बच्चा है इसकी जो गर्दन है किस चीज़ से कटी और पूरा जो माजरा था वो क्या? माजरा ये था कि वो अपने दुकान बढ़ा के, उसकी हार्डवेयर और सैनिटेशन की दुकान थी बुराड़ी के अंदर। अच्छा। वहाँ से वो घर आ रहा था। रास्ते में बाईपास क्रॉस करने के बाद में जैसे ही हैदरपुर का जो मेट्रो स्टेशन आया, वहाँ से वो आगे चला है तो विवेकानंद करके इंस्टीट्यूट है, विवेकानंद, वहाँ पर मांझा उसके गले में अटक गया और ओवर ब्लीडिंग की वजह से ये सारी दुर्घटना हुई। तो पता चल पाया कि वो मांझा, वो पतंग या मांझा कहाँ से आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 2 युवक थे जिन्होंने उसको मदद करी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। बट जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉट टू डेथ डिक्लेयर कर दिया था। तो उस समय साथ में कोई और भी था? नहीं, वो अकेला ही था जी। परिवार में कितने लोग हैं? हाँ जी, परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं और उनकी वाइफ है। बच्चे भी थे? नहीं, बच्चा कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि इस लापरवाही का जिम्मेवार कौन? मेरे एक मित्र हैं, एक न्यूज़ वाले अनिल अत्री जी, उन्होंने भी एक 20 तारीख को एसजी को, दिल्ली सरकार को, केजरीवाल साहब को, सभी को उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई हर साल हज़ारों मौत होती हैं, हज़ारों पक्षी मरते हैं, तो इस बार चाइनीज़ मांझे को दिल्ली में बैन कर दिया जाए। और बैन होता है लेकिन लोग नहीं मानते। अब वो मेरा मानना यह है कि बैन करने के बजाय अगर उसका इंपोर्ट ही बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
लेकिन सरकार की उदासीनता, पुलिस रोकने में नाकामयाब, और इसी कारण एक परिवार के इकलौते कमाने वाले बेटे की आज उस चाइनीज़ मांझे ने जान ले ली। लेकिन अब ये जिम्मेवारी किसकी तय होगी? दिल्ली सरकार की, एलजी की, पुलिस की, या केंद्र सरकार की इंपोर्ट पॉलिसी की? शायद किसी की नहीं, क्योंकि सरकारी लापरवाही से मरने वाली मौत पर मुआवजा भी नहीं मिलता। क्राइम अप टू डेट की टीम दुखी है। सारी संवेदनाएं हम जो है पीड़ित परिवार को देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है यूपी के इटावा में एक छोटा सा गांव है ऊसाहार। ये कहानी ऊसाहार थाने की है। शाम का वक्त है। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, नंगे पांव, फटी हुई धोती, एक मैला कुचैला कुर्ता पहनकर, बिखरे हुए बाल, आंखों में चश्मा, ऊसाहार थाने में बदहवास सा वो व्यक्ति घुसता है और जाके कहता मुझे दरोगा जी से मिलना है। उपस्थित पुलिस वाले कहते हैं कि क्या काम है बताइए। बोले नहीं, मुझे दरोगा जी से मिलना है, मुझे रपट दिखानी है। वो बताते हैं कि दरोगा जी तो है नहीं यहाँ पर थाने के अंदर, आपकी क्या मतलब रपट क्या है? अगर दरोगा जी नहीं है तो दूसरे दरोगा जी से मेरी रपट लिखवा दीजिए, क्योंकि मेरी रपट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए हुआ क्या है। बोले जी मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और आज मैं ऊसाहार के अंदर एक बैल ख़रीदने आया था। कुछ रुपए थे मेरे पास और वो पैसे मेरे किसी ने काट लिए, मेरी जेब काट ली। उसने कहा भैया बाबा, आप कहीं के पैसे गिर गए होंगे आपके। बोले नहीं, गिरे नहीं हैं, मेरी जेब में कटे हुए का निशान है और मेरी जेब कट गई है, किसी ने पैसे मेरे निकाल लिए हैं। उसने कहा नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप घर परिवार से पैसे लेकर आए हो, यहाँ पे आपने शराब वराब पी ली हो या कोई जुआ हुआ खेला हो, जहाँ आपके पैसे जो हैं सारे आप हार गए हों या आपने शराब में लुटा दिए हों और अब आप घर वालों को संतुष्ट करने के लिए रिपोर्ट लिखवाने आ गए। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी जेब की हालत देखिए, मेरी जेब नीचे से कटी हुई है, किसी ने ब्लेड मारा हुआ है और मेरे पैसे जो है लूट लिए हैं। उन्होंने कहा भाई हम कैसे मान लें कि आप मेरठ से आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मेरठ के फला फला गांव का रहने वाला हूं और किसान हूं। यहाँ पर ये पशु मेला लगता है, इसके अंदर मैं बैल ख़रीदने आया था और मेरी जेब काट ली गई है, तो आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। खैर, पुलिस वाले बाहर, थाने के बाहर जैसे अपने सामान फैला के अपने बैठे होते हैं, अपने मेज़ लगा लेते हैं, चारों तरफ कुर्सियाँ होती हैं, कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई बिगड़ वर्दी है, कोई वर्दी में है। खैर, उसको उनकी बुज़ुर्ग की बात ना मान के बुज़ुर्ग को साइड में बिठा दिया गया कि बैठो, अभी देखते हैं थानेदार साहब आएंगे तो बात करते हैं। खैर, कोई 1.5-2 घंटे बैठने के बाद थानेदार साहब आए। थानेदार साहब ने पूछा भाई कौन है, कैसे बैठा हुआ है? उसने कहा जी ऐसे ऐसे ये व्यक्ति जो है आया हुआ है। थानेदार साहब ने उससे दोबारा पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? बोले जी मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, यहाँ पर पशु मेले में आया था और मैं पशु खरीदने आया था, जहाँ मेरी जेब काट ली गई। तो उन्होंने भी इधर उधर टालने की कोशिश की, ठीक है आसपास देखो कहीं गिर ना गए हों, लेकिन बुज़ुर्ग के बार बार दबाव देने पर कि मेरी जेब कटी हुई है, उस पर ब्लेड का निशान है और उसमें से पैसे निकलने की जगह बनी हुई है, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, बैठ जाइए। टालने वाले अंदाज में बुज़ुर्ग को साइड में बिठा दिया गया। अब कुछ देर बाद एक पुलिस वाला सिंपैथी दिखाते हुए, अपनापन दिखाते हुए, अरे बाबा ताऊ जी आप कैसे आए हो, कहाँ है, कैसे है, और रिपोर्ट लिखवानी है, कुछ खर्चा पानी कर दोगे? तो उन बुज़ुर्ग से उस सिपाही ने या उस पुलिस वाले ने उनसे 50 रुपये की डिमांड की। बुज़ुर्ग ने कहा मेरे तो सारे पैसे कट चुके हैं, मैं 50 रुपये कहाँ से दूंगा? खैर, बातचीत करते हुए, काफ़ी दबाव बनाते हुए, जब काफ़ी बहस करने के बाद सौदा हुआ 35 रुपये में थे।
और उस बुज़ुर्ग को कहा गया, उस किसान को कहा गया कि अगर आप 35 रुपये देंगे तो आपकी रिपोर्ट लिखी जा सकती है। खैर थोड़ी हील उज्जत के बाद वो किसान तैयार हो गया। पुलिस वाले ने जाके दरोगा जी को बताया कि आसामी पट गई है, 35 रुपये देने को तैयार है, क्योंकि ये घटना सन 1979 की ये घटना है। और उस समय 35 रुपये का भी एक महत्व होता था, क्योंकि तनख्वाहें जो होती थी वो किसी की 200 रुपये, किसी की 300 रुपये, किसी की 500 रुपये, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी 1000-1500 रुपये होती थी। खैर बुज़ुर्ग की कंप्लेंट लिखी गई। बुज़ुर्ग ने बताया कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, इस तरीके से आया हूँ, पशु मेले में आया, मैंने बैल ख़रीदने के लिए यहाँ पर उस मेले में घूम रहा था, मेरी जेब कट गई और मेरे पैसे ढूंढवाने का, उस जेब कतरे को पकड़ने का या उस चोर को पकड़ने का यत्न करें और मुझे मेरे पैसे दिलवाए जाएं। अब रिपोर्ट लिखने वाले मुंशी ने पूछा कि आप साइन करेंगे या बाबा आप अंगूठा लगाएंगे, क्योंकि 79 के दशक के अंदर सभी गांव के परिवेश के अंदर लोग जो है ज़्यादातर अनपढ़ ही होते हैं। साइन भी करते हैं तो वो टूटे फूटे करते हैं, तो एक स्टैम्प पैड वहाँ पे परमानेंट रखा रहता है। तो उन्होंने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा नहीं मैं साइन करूँगा। अब साइन करने के लिए जब उनके सब रजिस्टर घुमाया गया तो उन्होंने वो पेन लेकर के साइन किया और उस पर नाम लिखा। और नाम लिखने के बाद उन्होंने वो स्टैम्प पैड जो रखा हुआ था अंगूठे लगाने वाला वो अपनी तरफ खिसकाया। अब जब वो स्टैम्प पैड खिसकाया तो वो मुंशी कुछ चौंका कि ये जो व्यक्ति साइन कर रहा है वो स्टैम्प पैड क्यों निकाल रहा है। खैर स्टैम्प पैड उठाया, उन्होंने दूसरी जेब से कोई एक चीज़ निकाली जो कि एक स्टैम्प टाइप की थी और उन्होंने स्टैम्प पैड पे लगाया और उस कागज़ के ऊपर, जो रजिस्टर के ऊपर जिस पे रिपोर्ट लिखी गई थी, वो स्टैम्प लगा दी। अब कौतूहलवश उस रपट लिखने वाले मुंशी ने जो है रजिस्टर घुमा के देखा तो उस पर लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री भारत सरकार। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जो कि किसान नेता थे, किसान के बेटे थे, और वो एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए खुद चलकर उस थाने के भ्रष्टाचार को देखने के लिए खुद उस थाने में गए। ऐसे थे हमारे चौधरी चरण सिंह। जैसे ही थाने को पता चलता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति हमारे भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा थाना के अंदर खलबली मच जाती है। जितने भी आसपास, जितने भी आईजी, डीआईजी, जितने भी एसएसपी, आसपास के थानों के जितने भी उच्चाधिकारी हैं, सब सारा अमला का अमला, पुलिस अमला जो है थाने के अंदर पहुंच जाता है। हंगामा मच जाता है। कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे थे हमारे चौधरी चरण सिंह। अब सवाल उठता है कि देश के प्रधानमंत्री को इटावा के ऊसाहार थाने में एक झूठी रिपोर्ट दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ी। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता रहे, बहुत बड़े जाट नेता रहे, किसानों के शुभचिंतक रहे, इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, इस देश के होम मिनिस्टर रहे, और इस यूपी के जो है चीफ मिनिस्टर तक वो रहे। तो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो एक झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए आज इटावा के इस थाने के अंदर आए। बात 1979 की है। 28 जुलाई को चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। ये जो सरकार बनी थी मिलीजुली सरकार थी, जिसे जनता दल की सरकार कहा गया था। कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था चौधरी चरण सिंह जी को, और कांग्रेस की सपोर्ट से ये सरकार बनी थी। चूँकि चौधरी चरण सिंह किसानों के कद्दावर नेता थे और जिस समय वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्हें किसानों की शिकायतें बहुत आती थी कि किसानों की ज़मीनों पे जो है दबंगों द्वारा कब्जा किया जाता है, पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते, पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं, पुलिस वाले दबंगों के दबाव के आगे, दबंगों के फेवर में जो है फैसले देते हैं। तो इस तरह की शिकायतें उनको हमेशा सुनने को मिलती थी। लेकिन 28 जुलाई को जैसे ही चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने किसानों की समस्याओं को जो उनके दिमाग में थी सुलझाने का फैसला किया। तो उस समय
चौधरी चरण सिंह किसी काम से क्षेत्र में, इटावा क्षेत्र में आए थे किसी रैली के लिए, और शाम को जब मीटिंग वगैरह ख़त्म हो गई, सभी लोग अपने अपने गेस्ट हाउस में या रेस्ट हाउस में चले गए, तो उनको एक विचार आया, क्यों ना उसार थाने का जिक्र आ गया उनके दिमाग में कि ये तो वही उसार थाना है कि जहाँ पर एक शिकायत मुझे किसी उनके कार्यकर्ता ने दी थी कि वहाँ रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, दबंगों का राज है। तो उन्होंने उसकी सच्चाई जानने के लिए एक किसान का भेष धरा, एक खेत के अंदर से किसी किसान के जो है पुराने कपड़े उन्होंने लिए, पुरानी धोती ली, पुराना कुर्ता लिया और बाल अपने थोड़े अस्त व्यस्त किए, चश्मा लगाया और पहुंच गए उस थाने के अंदर रपट कराने के लिए। और वही हुआ, रपट के लिए उनसे 35 रुपये की रिश्वत मांगी गई और पूरा थाना का थाना सस्पेंड हो गया। अब ये भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चौधरी चरण सिंह की सरकार सिर्फ 23 दिन सत्ता में रही। 23 दिन बाद चौधरी चरण सिंह जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। कारण इंदिरा गांधी की पार्टी ने उनको बाहर से सपोर्ट दिया था, कांग्रेस ने अपना समर्थन 23 दिन बाद वापस ले लिया था, जिससे कि वो सरकार गिर गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उन्होंने गुजारिश की कि दोबारा इलेक्शन किया जाए और ये जो संसद है इसको भंग किया जाए। तो जबकि सभी पार्टियों ने काफ़ी शोर मचाया, सांसदों ने शोर मचाया कि जो चल रहा है उसे चलने दो, चौधरी चरण सिंह जी की जगह दूसरे प्रधानमंत्री, किसी और पार्टी का संयुक्त प्रधानमंत्री चुन लिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने चौधरी चरण सिंह जी की बात मान के उस संसद को भंग कर दिया। कोई 24 हफ्ते चौधरी चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और एक ऐसे दबंग, निष्पक्ष, किसानों के हितैषी नेता जो कि ज़मीन से जुड़े नेता थे, उन्होंने ये कार्रवाई की। आज की कहानी के लिए बस इतना। और क्योंकि उस समय के जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनमें सरलता, सौम्यता, पब्लिक के साथ साम्यता होती थी, लेकिन आज के समय माहौल दूसरा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग देखते हैं। तो आज के लिए क्राइम अप टू डेट की इस कहानी का मैं अंत करता हूँ। तब तक के लिए अगले एपिसोड में मैं आपको एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।